दरवाजा खटखटाया, लेकिन हर जगह उसकी आवाज को दबा दिया गया। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि सच की कीमत इस दुनिया में बहुत कम है। एक रात अकेले बैठे बैठे उसे ईशा की याद आती है। उसे वो दिन याद आते हैं जब दोनों ने मिलकर एक खूबसूरत भविष्य का सपना देखा था। सूरज खुद को कल्पना में दिखता है, जहाँ ईशा आईपीएस की वर्दी पहनकर उसके सामने खड़ी है, चेहरे पर गर्व और आंखों में वही पुराने सपने। ईशा मुस्कुराकर कहती है, याद है सूरज, हमने वादा किया था कि हम ऐसा समाज बनाएंगे जहाँ किसी के साथ अन्याय न हो। हम लोगों के हक के लिए लड़ेंगे, अपने परिवार के साथ खुशियां बांटेंगे और हर रविवार जिंदगी को खुलकर जिएंगे। लेकिन अगले ही पल यह सपना टूट जाता है। आरव की मौत की तस्वीरें, पिता की बेबस हालत और अपने परिवार का बिखरना सूरज के दिल में फिर से आग लगा देता है। गुस्से और दर्द से भरा सूरज अपने आईएएस बनने के हर निशान को खत्म कर देता है। वह अपनी नेम प्लेट उठाता है, उसे जमीन पर पटक देता है और उन सभी सपनों को आग के हवाले कर देता है जिन्हें पूरा करने के बाद भी वह अपने परिवार को नहीं बचा सका। यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। सूरज फैसला करता है कि अब वह उसी सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेगा जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। वह अपने पद से इस्तीफा देता है और भगवान शिव के सामने खड़े होकर एक कसम खाता है, हे महादेव, अगर इस दुनिया को कानून की भाषा समझ नहीं आती तो मुझे इतनी ताकत दो कि मैं इसे इसकी अपनी भाषा में जवाब दे सकूं। जब तक अपने पिता और आरव को इंसाफ नहीं दिला देता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। बस इसी पल एक ईमानदार अफसर का अंत और एक खतरनाक नाम की शुरुआत होती है। एक एक करके सूरज उन लोगों को निशाना बनाना शुरू करता है जो मासूमों पर अत्याचार करते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं और ताकत के दम पर दूसरों का हक छीनते हैं। धीरे धीरे उसका नाम पूरे इंदौर में डर की पहचान बन जाता है। लोग उसे कानून का दुश्मन कहते हैं, लेकिन कई बेबस लोग उसे अपना मसीहा मानने लगते हैं। फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। पूरा एक साल बीत जाता है और ईशा आखिरकार आईपीएस अधिकारी बनकर लौटती है। अब एक तरफ है वर्दी की शपथ और दूसरी तरफ वही सूरज जो कभी आईएएस बनने का सपना देखता था, लेकिन अब पूरे शहर का सबसे बड़ा गैंग। क्या ईशा अपने कर्तव्य के लिए सूरज को गिरफ्तार करेगी या फिर आरव की मौत का सच दोनों को फिर एक साथ खड़ा कर देगा? और क्या सूरज कभी अपने पुराने सपनों की तरफ लौट पाएगा या अंधेरे की ये राह हमेशा के लिए उसकी पहचान बन जाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। क्या ईशा और सूरज का रिश्ता इस मुश्किल परीक्षा से बच पाएगा? आरव की मौत को कई दिन बीत चुके थे, लेकिन सूरज के घर में समय जैसे रुक गया था। जिस आंगन में कभी हंसी गूंजती थी, वहाँ अब सिर्फ सन्नाटा था। हर दीवार दर्द की गवाही दे रही थी। अस्पताल में कोमा में पड़े अरविंद जी मशीनों के सहारे सांस ले रहे थे और घर के हर कोने में आरव की यादें किसी जख्म की तरह चुभ रही थी। सूरज खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन नजरें कहीं खोई हुई थी। सामने टेबल पर उसकी आईएएस की नेम प्लेट रखी थी, वही नेम प्लेट जिसके लिए उसने अपनी जवानी की हर खुशी कुर्बान कर दी थी। रातों की नींद छोड़ी थी, अपनों से दूरी बनाई थी, सिर्फ इसलिए कि एक दिन मैं सिस्टम के अंदर रहकर बदलाव ला सके। लेकिन आज वही सिस्टम उसके सामने मजाक बनकर खड़ा था। धीरे धीरे उसकी नजर कमरे में लगी तस्वीरों पर गई। एक फोटो में पूरा परिवार मुस्कुरा रहा था। बीच में आरव खड़ा था, हमेशा की तरह शरारती मुस्कान के साथ। तस्वीर देखते ही सूरज की आंखें भर आईं। वह गुदगुदाया, मैंने वादा किया था कि इस परिवार पर कभी आंच नहीं आने दूंगा, लेकिन मैं अपना ही वादा निभा नहीं पाया। इतने में उसे ईशा की याद आने लगी। उसकी आंखों के सामने एक खूबसूरत सपना तैरने लगा। वो खुद आईएएस की वर्दी में खड़ा था। सामने ईशा आईपीएस की यूनिफॉर्म पहने मुस्कुरा रही थी। दोनों एक दूसरे को सलाम करते हैं। ईशा हंसते हुए कहती है, देखा सूरज, हमारा सपना पूरा हो गया। तुम आईएएस, मैं आईपीएस। अब कोई गरीब इंसाफ के लिए दर दर नहीं भटकेगा। सूरज मुस्कुराकर जवाब देता है, और हर रविवार हम अपनी फैमिली के साथ पिकनिक जाएंगे, बच्चों के साथ क्रिकेट खेलेंगे और जिंदगी सिर्फ ड्यूटी नहीं, खुशियों से भी भरी होगी। दोनों की हंसी पूरे माहौल में गूंजने लगती है, लेकिन अगले ही पल वही हंसी चीखों में बदल जाती है। आरव खून से लथपथ जमीन पर पड़ा दिखाई देता है। अरविंद जी बेहोश होकर गिरते हैं। काव्या रोते हुए सूरज का नाम पुकार रही होती है और फिर सपना अचानक टूट जाता है। सूरज की आंख खुलती है। उसके माथे पर पसीना था, उसकी सांसें तेज चल रही थी। वह जोर से चिल्लाता है, बस बहुत हो गया। उसकी नजर फिर उसी आईएएस नेम प्लेट पर जाती है। कुछ सेकंड तक वो उसे घूरता रहता है, फिर अचानक गुस्से में नेम प्लेट उठाकर जमीन पर दे मारता है। धड़ाम। नेम प्लेट कई टुकड़ों में बिखर जाती है। कमरे में मौजूद सभी लोग आवाज सुनकर दौड़ते हुए अंदर आते हैं। काव्या घबराकर पूछती है, भैया ये आपने क्या किया? लेकिन सूरज के चेहरे पर अब आंसू नहीं थे, वह सिर्फ गुस्से से कांप रहा था। उसने अपनी अलमारी खोली, आईएएस की फाइलें, सर्टिफिकेट, मेडल, ट्रेनिंग की तस्वीरें, सालों की मेहनत से जुड़ी हर निशानी उसने बाहर निकाल दी। सब लोग हैरानी से उसे देखते रहे। आंगन में एक लोहे का ड्रम रखा था। सूरज ने सारी चीजें उसमें डाल दी। काव्या उसका हाथ पकड़कर बोली, भैया मत कीजिए, ये आपका सपना है। सूरज ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द आग की तरह था। सपना? अगर इस सपने की कीमत मेरे भाई की जान है, मेरे पापा की जिंदगी है, तो मुझे ऐसा सपना नहीं चाहिए। ये कहकर उसने माचिस जलाई। एक पल के लिए उसकी उंगलियां रुक गईं। उसे अपनी माँ की बातें याद आईं। उसे वह दिन याद आया जब रिजल्ट आने के बाद
पूरे गांव ने उसका स्वागत किया था। उसे वह पल याद आया जब अरविंद जी ने गर्व से कहा था, मेरा बेटा सिर्फ अफसर नहीं बनेगा, इंसाफ की पहचान बनेगा। यादें उसे रोक रही थी, लेकिन अगले ही पल आरव की आखिरी सांस उसकी आंखों के सामने घूम गई। सूरज ने बिना एक पल गंवाए जलती हुई पीली ड्रम में फेंक दी। कुछ ही सेकंड में आग की लपटें उठने लगी। सर्टिफिकेट जल रहे थे, नेम प्लेट राख बन रही थी, और उनके साथ जल रहा था सूरज का वह सपना जिसे पाने के लिए उसने पूरी जिंदगी लगा दी थी। आग की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उस चेहरे पर अब एक ईमानदार अफसर नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा था जिसने उम्मीदों से भरोसा खो दिया था। वह बिना कुछ बोले घर से निकल गया। रात गहरी हो चुकी थी, बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी। सूरज सीधे गांव के पुराने शिव मंदिर पहुंचा। पूरा मंदिर सुनसान था, सिर्फ घंटियों की हल्की आवाज और जलते हुए दीपक दिखाई दे रहे थे। सूरज शिवलिंग के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से पहली बार आंसू बहने लगे। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, महादेव, मैंने हमेशा कानून का रास्ता चुना। मैंने कभी गलत काम नहीं किया। मैंने विश्वास किया कि सच की जीत होती है, लेकिन आज सच हार गया और झूठ जीत गया। कुछ पल तक मंदिर में सन्नाटा छाया रहा। फिर सूरज ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। अगर इस दुनिया को कानून की भाषा समझ नहीं आती, तो अब मैं इसे उसी भाषा में जवाब दूंगा जिसे यह दुनिया सबसे अच्छी तरह समझती है। आज से मेरा एक ही लक्ष्य है, आरव और मेरे पापा के साथ हुए अन्याय का हिसाब। चाहे इसके लिए मुझे अपनी पहचान छोड़नी पड़े, अपना नाम मिटाना पड़े, या पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों न हो जाए। सूरज ने अपनी जेब से अपना आईएएस पहचान पत्र निकाला। कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर उसे शिवलिंग के चरणों में रख दिया। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था, वहां सिर्फ बदले की आग थी। उसे पता था आज एक आईएएस अधिकारी खत्म हो चुका है, और उसी रात जन्म हुआ था उस सूरज का, जिसका नाम सुनकर आने वाले समय में सिर्फ अपराधी ही नहीं, पूरा भ्रष्ट सिस्टम कांपने वाला था। अगली सुबह सूरज की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ एक फैसला था। पूरी रात शिव मंदिर में बिताने के बाद वह घर लौटा भी नहीं। उसके कदम सीधे उस जगह बढ़ रहे थे जहां से उसे उम्मीद थी कि शायद इंसाफ की आखिरी किरण अभी बाकी हो। मंत्री का सरकारी बंगला। बाहर दर्जनों गाड़ियां खड़ी थी। बड़े बड़े उद्योगपति, ठेकेदार और नेता अंदर बाहर आ जा रहे थे। हर चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उन मुस्कानों के पीछे लालच साफ दिखाई देता था। सूरज बिना किसी अपॉइंटमेंट के अंदर घुस गया। सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे पहचाना, सब रास्ता छोड़कर खड़े हो गए। आखिर वह एक आईएएस अधिकारी था। मंत्री अपने आलीशान ऑफिस में बैठे कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रहे थे। जैसे ही सूरज अंदर पहुंचा, कमरे का माहौल बदल गया। मंत्री ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, अरे सूरज बेटा, बैठो। मुझे आरव के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। सूरज ने कुर्सी की तरफ देखा भी नहीं। वह सीधे मंत्री की आंखों में देखते हुए बोला, दुख की बातें बाद में कर लीजिए, पहले यह बताइए कि स्कूल की जमीन बिल्डर को किस अधिकार से दे दी गई। कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मंत्री ने पानी का गिलास उठाया और बेहद शांत स्वर में कहा, देखो सूरज, कुछ फैसले जनता की भलाई के लिए ले पड़ते हैं। सूरज हंस पड़ा, लेकिन वह हंसी दर्द से भरी हुई थी। जनता की भलाई या अपनी जेब की भलाई? कमरे में सन्नाटा छा गया। मंत्री का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उन्होंने बाकी लोगों को बाहर जाने का इशारा किया। दरवाजा बंद होते ही मंत्री कुर्सी से उठे। तुम बहुत भावुक हो रहे हो सूरज। भावुक? सूरज की आवाज गूंज उठी। जिस जमीन पर मेरे पिता गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाना चाहते थे, आज उसी जमीन पर करोड़ों का कॉम्प्लेक्स बन रहा है। मेरा भाई मारा गया, मेरे पिता कोमा में है, और आप मुझे भावुक कह रहे हैं? मंत्री कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, अगर तुम्हें स्कूल ही बनाना है, तो मैं शहर के दूसरे हिस्से में उससे भी बड़ी जमीन दिलवा दूंगा। सूरज ने तुरंत जवाब दिया, मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे वही जमीन चाहिए जो गरीब बच्चों की थी। इसी बीच सूरज की नजर मंत्री की टेबल पर रखे एक काले बैग पर पड़ी। बैग थोड़ा खुला हुआ था, अंदर नोटों की गड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं। उसी समय एक बिल्डर कमरे में आया। उसने मंत्री की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सर, बाकी पैसे भी शाम तक पहुंच जाएंगे। बिल्डर ने जैसे ही सूरज को देखा, वह घबरा गया, जल्दी से बाहर निकल गया, लेकिन देर हो चुकी थी। सूरज सब समझ चुका था। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, नफरत थी। वह धीरे धीरे मंत्री के पास गया, टेबल पर रखा नोटों से भरा बैग उठाया और पूरे जोर से जमीन पर फेंक दिया। नोट पूरे कमरे में बिखर गए। सूरज की आवाज पूरे ऑफिस में गूंज उठी, यही है आपका इंसाफ? यही है जनता की सेवा? इसी कीमत पर बिक गया मेरे पिता का सपना। मंत्री अब अपना धैर्य खोने लगे। उन्होंने तेज आवाज में कहा, अपनी हद में रहो सूरज। सूरज बिना डरे उनके बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया। हद तो आपने पार की है। कुर्सी पर बैठकर आपने इंसाफ का सौदा किया है। आप नेता नहीं, गरीबों के सपनों के व्यापारी हैं। मंत्री ने पहली बार अपना असली चेहरा दिखाया। बताता हूँ कैसे। मैंने अपनी कार इंश्योरेंस रिन्यू करने का तरीका चेंज करा। मैंने एको से इंश्योरेंस रिन्यू करना स्टार्ट किया। वैसे हम सब जनरली क्या करते हैं, रिन्यूअल आया, डीलर या एजेंट जो बोलता है उस पे हाँ करके पे करा। हमने सोचने का टाइम नहीं लिया। पर यही प्रॉब्लम है, क्योंकि इस प्रोसेस में
मंत्री ने पहली बार अपना असली चेहरा दिखाया। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें लगता है कि अकेले सिस्टम बदल दोगे? सिस्टम किताबों से नहीं चलता सूरज, सिस्टम ताकत से चलता है। सूरज मुस्कुराया, फिर ठीक है, आज आपने मुझे सबसे बड़ा सबक दे दिया। अब मैं भी ताकत की भाषा समझूंगा। मंत्री ने उसे घूरते हुए कहा, धमकी दे रहे हो? सूरज ने सिर हिलाया, नहीं, वादा कर रहा हूँ। जिस दिन आपकी सच्चाई जनता के सामने आएगी, उस दिन यह कुर्सी भी नहीं बचेगी और आपका नाम भी। इतना कहकर सूरज वहां से निकल गया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मंत्री के कमरे में एक और आदमी बैठा हुआ था। एक ऐसा आदमी जो अब तक पर्दे के पीछे था। ऑफिस के अंदर लगे शीशे के पीछे बने सीक्रेट रूम का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंधेरे से एक लंबा सा आदमी बाहर आया। उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान। वही था गुलाब सिंह। उसने खिड़की से बाहर जाते हुए सूरज को देखा और धीमे से कहा, दिलचस्प। मंत्री ने घबराकर पूछा, अब क्या होगा? गुलाब सिंह बिना घबराए कुर्सी पर बैठ गया। जो लड़का सच के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ सकता है, वह हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। मंत्री ने बेचैनी से कहा, तो क्या उसे खत्म कर दें? गुलाब सिंह मुस्कुराया, नहीं, मर जाएगा तो हीरो बन जाएगा। हमें उसे ऐसा बनाना है कि पूरी दुनिया उसी से नफरत करने लगे। वह खुद कानून छोड़कर अपराध की राह पर चले, और जब लोग उसका नाम लें तो उन्हें एक आईएएस नहीं, एक खूंखार गुंडा याद आए। मंत्री पहली बार मुस्कुराया, कमाल की चाल है। गुलाब सिंह ने धीरे से कहा, शतरंज हमेशा तलवार से नहीं जीती जाती। कभी कभी खिलाड़ी को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी से हराया जाता है, और सूरज की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका परिवार। उधर सूरज सड़क पर अकेला चल रहा था। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थी। उसके कानों में मंत्री की बात बार बार गूंज रही थी, सिस्टम ताकत से चलता है। सूरज ने आसमान की तरफ देखा, और पहली बार उसके मन में एक ऐसा विचार आया जो उसने अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं सोचा था। अगर कानून बिक चुका है, तो क्या कानून के बाहर जाकर लड़ना ही एकमात्र रास्ता बचा है? उसी समय उसके फोन पर अस्पताल से कॉल आया। डॉक्टर की आवाज गंभीर थी, मिस्टर सूरज, आपके पिताजी की हालत अचानक फिर बिगड़ गई है। यह सुनते ही सूरज के कदम रुक गए। उसने फोन कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। उसे अब समझ आ चुका था, ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, पूरे सिस्टम के खिलाफ जंग बनने वाली थी, और इस जंग का पहला वार बहुत जल्द होने वाला था। अस्पताल के आईसीयू के बाहर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। सफेद दीवारें, मशीनों की लगातार आती बीप की आवाज, और हर गुजरता सेकंड सूरज के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। डॉक्टर अभी अभी अरविंद जी को दोबारा स्थिर करके बाहर निकले थे। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, हमने फिलहाल इन्हें संभाल लिया है, लेकिन इनकी हालत अभी भी नाजुक है। इन्हें किसी भी तरह का मानसिक झटका नहीं लगना चाहिए। सूरज ने सिर झुका दिया। उसे लग रहा था जैसे हर हादसे की वजह वही हो। उसी समय अस्पताल के कॉरिडोर में काव्या दिखाई दी। उसकी आंखें कई रातों से जागने की गवाही दे रही थी। माथे का सिंदूर अब सिर्फ एक फीकी लकीर बन चुका था। वह धीरे धीरे सूरज के सामने आकर रुक गई। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर काव्या ने एक सवाल पूछा, भैया, मंत्री जी ने क्या कहा? सूरज ने गहरी सांस ली। उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने जमीन भी नहीं छोड़ी, और आरब के लिए इंसाफ भी मिलेगा। ये सुनते ही काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उसके आंसुओं में सिर्फ दुख नहीं था, गुस्सा भी था। वह अचानक ऊंची आवाज में बोली, तो फिर इस कुश्ती का फायदा क्या है? सूरज चौंक गया। क्या मतलब? काव्या ने पहली बार अपनी सारी भावनाएं बाहर निकाल दी। जब आप गुंडा थे, तब पूरे इलाके में कोई हमारे परिवार की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन जिस दिन आपने कानून का रास्ता चुना, उसी दिन हमारे दुश्मनों ने हमें कमजोर समझ लिया। कॉरिडोर में मौजूद लोग उनकी तरफ देखने लगे, लेकिन काव्या रुकने वाली नहीं थी। उसने कांपती आवाज में कहा, आज मेरा पति नहीं रहा। पापा जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं, और आप सिर्फ फायदे लेकर घूमते रह गए। सूरज की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, काव्या, मैंने हमेशा सही रास्ता चुना। काव्या ने तुरंत जवाब दिया, सही रास्ता? अगर सही रास्ता अपनों की जान नहीं बचा सकता, तो वह रास्ता किस काम का? यह शब्द सीधे सूरज के दिल में उतर गए। वह कुछ बोल नहीं पाया। काव्या रोते हुए वहां से चली गई, लेकिन जाते जाते वह एक ऐसी बात कह गई जिसने सूरज की सोच हमेशा के लिए बदल दी। भैया, कभी कभी बुराई को खत्म करने के लिए अच्छा इंसान बनकर नहीं, उससे भी ज्यादा खतरनाक बनना पड़ता है। कॉरिडोर फिर शांत हो गया, लेकिन सूरज के अंदर तूफान उठ चुका था। उस रात सूरज अकेला अपने पुराने कमरे में बैठा था। कमरे की अलमारी के सबसे नीचे एक लोहे का बक्सा रखा था। कई सालों से उसने उसे खोला भी नहीं था। धीरे धीरे उसने बक्सा बाहर निकाला, ताला खोला। अंदर कुछ पुरानी चीजें रखी थी। एक चमड़े की जैकेट, पुरानी चेन, एक टूटी हुई घड़ी, और कुछ तस्वीरें। ये सब उस दौर की निशानियां थी, जब लोग उसे गुंडा सूरज के नाम से जानते थे। उसने एक तस्वीर उठाई। तस्वीर में वही सूरज था, आंखों में डर नहीं, चेहरे पर अकड़, और उसके पीछे खड़े थे उसके पुराने साथी। वह तस्वीर को देर तक देखता रहा, फिर खुद से बोला, मैंने इस जिंदगी को हमेशा के लिए छोड़ दिया था, लेकिन शायद यह जिंदगी मुझे छोड़कर कभी गई ही नहीं।
उसी समय उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। सूरज ने कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से भारी आवाज आई, भाई बहुत साल हो गए। सूरज ने आवाज पहचान ली। वह उसका पुराना साथी था, राघव। राघव बोला, सुना है, फिर से सिस्टम ने धोखा दिया। सूरज चुप रहा। राघव ने आगे कहा, हम आज भी वही हैं। अगर फिर से पुराने सूरज की जरूरत हो तो सिर्फ एक फोन करना। कॉल कट गया। सूरज देर तक मोबाइल को देखता रहा।